नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप अपने स्टडीज़ में व्यस्त रहेंगे उतना ही आप नेगेटिव थॉट्स से बचे रहेंगे। इसी के साथ हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ बने रहते हुए डेली नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, और जब आप टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर अटैक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है और क्वेश्चन आपके तुरंत सॉल्व होते चले जाते हैं। ओके, और सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आइए हम लोग देखेंगे आज कि विशिष्ट प्रतिरक्षा जो होती है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है ना, मीन्स टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी या विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो तरह की होती है, यहां पर देखेंगे। एक तो होती है कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा, तो यहां पर आप देखेंगे कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा, अर्थात इसे कहते हैं बच्चों कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। इसको मैं थोड़ा ठीक लिखूं, इस तरह से। अब दूसरा जो टाइप इसका होगा वो आप देखेंगे, वो होता है प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षा। मध्यस्थीय को माध्यित भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर वही दूसरा शब्द मैं यूज करने जा रहा हूं, प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा। अर्थात आप ध्यान दें, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं AMI। अब एंटीबॉडी हमारे ब्लड और लिम्फ में होकर संचरित होती रहती हैं। तो अर्थात हमारे इन शरीर के द्रवों अर्थात बॉडी फ्लूइड या बॉडी ह्यूमर में ये एंटीबॉडी उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इस प्रतिरक्षा को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। द्रव माध्यित प्रतिरक्षा या द्रवीय प्रतिरक्षा, समझ रहे हैं ना, या इसी को नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये दो बातें यहां पर आप कंसीडर करते हैं, ये दो चीजें आप यहां पर समझते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या कोशिका मध्यस्थीय प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप कहेंगे T लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रदान की जाती है। ये हो गया। और इसमें हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि यह बी सेल्स व एंटीबॉडीज द्वारा प्रदान की जाती है। जी हाँ, आप ध्यान दें, बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी के द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखेंगे कि यह कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप देखेंगे
यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, आप देखिए कि सक्रिय प्रतिरक्षा, अर्थात एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा हो जाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या इसे आप कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। आपको देखना होगा यहां सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि स्व प्रतिरक्षियों द्वारा उपलब्ध होने वाली प्रतिरक्षा, अर्थात अपने ही शरीर में निर्मित प्रतिरक्षी के द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा। तो आप कहेंगे यह स्व प्रतिरक्षियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा है। ये आप देखिए, और ये दो प्रकार की होती है। ये प्रतिरक्षा क्या होती है, दो प्रकार की होती है। तो आप देखेंगे इसके दो प्रकार हैं, हम दोनों प्रकार यहां पर देखेंगे, डील करेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर। नंबर 1, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, जी हां, यहां पर आपको देखना होगा। अब इस प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कब होगी, तो आप लिखेंगे जब शरीर में कोई प्रतिजन आक्रमण करके रोग विकसित करवाता है, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो एंटीबॉडी बनती हैं उनके द्वारा उपलब्ध होने वाली ये प्रतिरक्षा है। तो आप लिखेंगे किसी संक्रामक रोग के विरुद्ध बनने वाली आईजी व मेमोरी बी सेल्स द्वारा उपलब्ध प्रतिरक्षा, जैसे ध्यान दें, जैसे स्मॉल पॉक्स, मम्प और मीजल्स। ध्यान दें, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। बड़ी माता, मम्प एवं मीजल्स अर्थात खसरा आदि रोगों के विरुद्ध उपलब्ध होने वाली जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा। तो आप लिखेंगे जैसे बड़ी माता, मम्प व खसरा आदि रोगों के होने पर जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा
विकसित हो जाती है। इसीलिए यह रोग जीवन में दोहराए नहीं जाते हैं, एक ही बार होते हैं, दोबारा ये रोग नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज हो जाती है। तो इस चीज को आपने यहां पर कंसीडर कर लिया बच्चों। और अब इसके बाद यहां हम देखेंगे प्राकृतिक के बाद, सक्रिय के बाद में कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो आप देखेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ये क्या होती है, इसकी चर्चा ये थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें बच्चों, तो इसमें आपको देखना होगा कि जब हम किसी एंटीजन को, किसी प्रतिजन को निष्क्रिय करके या मरी हुई अवस्था में या गैर हानिकारक अवस्था में टीके के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाते हैं, तब जो प्रतिरक्षा विकसित होती है वो ये होती है। समझ रहे हैं ना? तो आप देखेंगे टीकाकरण के फलस्वरूप शरीर में बनने वाली आईजी के द्वारा उपलब्ध होने वाली प्रतिरक्षा, उपलब्ध प्रतिरक्षा अर्थात जो वैक्सीन्स होती हैं या टीके होते हैं, वो वैक्सीन या टीके हमको कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो प्रदान नहीं करते, एक्चुअली हमारे शरीर में विकसित करवा देते हैं। कौन सी? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा को। अब ये वैक्सीन या टीके क्या होते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब यहां पर हम लोग देखें कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे किसी और के शरीर में निर्मित या गैर प्रतिरक्षी द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा, ये हो जाएगी। अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये दो प्रकार की होती है। क्या? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आइए देखते हैं कि ये दोनों कैसे होंगी। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान दें, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आप देखेंगे क्या कहानी बनेगी। देखिए कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये कैसे होगी? तो आप कहेंगे माता के कोलोस्ट्रम में स्थित IgA द्वारा नवजात को मिली हुई प्रतिरक्षा एक तो ये हो एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एक एग्जाम्पल यहां पर और भी हो जाएगा। वो क्या होगा? तो वो होगा
माता की आईजीजी द्वारा भ्रूण को मिलने वाली प्रतिरक्षा। तो आप देखेंगे माता की आईजीजी द्वारा भ्रूण को उपलब्ध प्रतिरक्षा, ये हो जाएगा। ये हो गए दोनों प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और यहां पर हम बात करें कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए आपको संभावना है कि आपके शरीर में कभी पोलियो का वायरस अटैक कर सकता है, आ सकता है भविष्य में, 1-2 महीने 4 महीने बाद पोलियो वायरस आपके बॉडी में आ सकता है। तो लंबा समय अगर उसके आने में है तो आप क्या करेंगे, पोलियो का वैक्सीन ले लेंगे। और पोलियो की जब वैक्सीन लेंगे तो पोलियो का वायरस ही रहेगा उसमें, जो निष्क्रिय किया गया रहेगा वो आपकी बॉडी में आएगा और धीरे 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 आपकी बॉडी में यह इम्यूनिटी विकसित करवा देगा। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, अर्थात वैक्सीन के द्वारा यह प्रतिरक्षा बॉडी में बन जाएगी और ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहेगी। 1-2 साल 3 साल बाद जब भी वायरस आएगा तो उस वायरस को यहां बनी हुई एंटीबॉडी और मेमोरी सेल की सहायता से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी के शरीर में जानलेवा प्रतिजन आ चुका है, घातक प्रतिजन आ चुका है, तो क्या उसे टीका लगा करके इंतजार करेंगे कि धीरे धीरे उसके शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो? क्योंकि यह प्रतिरक्षा धीरे धीरे विकसित होती है, हाँ लंबे समय तक बनी रहती है, ये जरूर है। लेकिन अगर किसी के शरीर में घातक प्रतिजन प्रविष्ट हो चुका है तब उसे यह प्रतिरक्षा दी जाएगी। अर्थात किसी दूसरे के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी जो परिरक्षित करके रखी गई हैं, पहले से पूर्व निर्मित परिरक्षित एंटीबॉडी को तुरंत प्रविष्ट करवा दिया जाएगा शरीर में और वो प्रतिजन को नष्ट कर देंगी। और जिस सीरम में पूर्व निर्मित प्रतिजन एंटीबॉडी को, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी को रखा गया रहता है, उस सीरम को एंटी सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सीरम। क्लियर? तो इसमें आप लिखेंगे कि शरीर में किसी घातक प्रतिजन का प्रवेश हो जाने पर देखेंगे क्या कहानी होगी। पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी या एंटी सीरम द्वारा उपलब्ध प्रतिरक्षा ये चीज यहां पर बच्चों देखेंगे और ये कहानी को आपको ध्यान रखना होगा। अब सवाल उठता है, इसके 2 एग्जाम्पल होंगे, लेकिन यहां पर जगह नहीं है, आपको देखने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं इसके दोनों एग्जाम्पल को अलग से लिखने जा रहा हूं, आप उसको नोट करिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे इसका नंबर 1 एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है
तो उसके शरीर में घातक प्रतिजन अर्थात सर्प का विष प्रवेश कर चुका है। अब अगर उसे टीका लगाएंगे तो टीके के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप करेगी उसके द्वारा महीनों लग जाएंगे प्रतिरक्षा विकसित होने में, और तब तक तो वो आदमी कई बार मर चुका होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी तुरंत शरीर में प्रवेश करवाई जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिरक्षा उसे मिलेगी वो होगी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो यहां पर आप देखेंगे सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में घोड़े से प्राप्त एंटीबॉडीज प्राप्त की गई पूर्व निर्मित आईजी द्वारा, पूर्व निर्मित आईजी द्वारा या आईजी को प्रविष्ट कराकर प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा। की जाने वाली प्रतिरक्षा और ध्यान दें दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल भी यहां पर बहुत अच्छा सा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कोई आदमी अगर सड़क दुर्घटना में घायल हो जाए, सड़क पर उसे चोट लग जाए तो उसके शरीर में जगह जगह घाव हो जाएगा, उन घावों पर मिट्टी का संपर्क हो जाएगा, तो संभावना इस बात की होगी कि टिटेनस का जो पैथोजन होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, उसके वो पैथोजन शरीर में प्रविष्ट कर जाएगा। तो अब टिटेनस के विरुद्ध हम उसे टीकाकरण नहीं करेंगे, बल्कि टिटेनस के विरुद्ध उसको एंटी टिटेनस सीरम प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? एंटी टिटेनस सीरम, जिसमें टिटेनस पैथोजन के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी रहेगी। तो इसमें आप देखेंगे सड़क दुर्घटना में घायल, ध्यान दें, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को टिटेनस से बचाने के लिए हेतु पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी से युक्त प्रतिरक्षी या आईजी से युक्त, ध्यान दें, क्या पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी से या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन से युक्त एंटी टिटेनस सीरम या एटीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा।
तो ये कहानी हो जाएगी इस तरह से। तो ये जो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसके दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं, और इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप इसी तरह से इसी फॉर्म में लिख लीजिए अपने नोट्स में, तो अच्छी बात होगी। तो इस तरह से आपने देख लिया इन चीजों को। ओके, अब बात करेंगे बच्चों एक और कहानी की। यहां पर हम लोग देखें कि जो प्रतिरक्षा हम लोगों ने देखा, इसमें से कृत्रिम प्रतिरक्षा दो थी, एक सक्रिय कृत्रिम और दूसरा निष्क्रिय कृत्रिम। उसी से संबंधित दो बातें हैं, नोट करके आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको। नोट करके दोनों चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। तो पहली बात तो आप ये लिख लीजिए कि पहली बार टीके की खोज या टीके का जो सिद्धांत है, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इसमें आप देखेंगे टीकाकरण के सिद्धांत की खोज किसने किया जी? तो एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर ने किया। अतः इनको कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का जनक इनको प्रतिरक्षा का जनक व कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का जनक कहते हैं। एक तो ये बात हो गई बच्चों, और दूसरे नंबर पर यहां पर आप देखेंगे एक और, एंटी सीरम द्वारा घातक प्रतिजन से उपचार की पद्धति। तो आप देखेंगे एंटी सीरम अर्थात पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, ध्यान दें पूर्व निर्मित आईजी से युक्त सीरम का प्रयोग करके एमिल वॉन बेहरिंग ने सबसे पहले ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हल्का हो गया है। एमिल वॉन बेहरिंग ने सबसे पहले डिप्थीरिया के रोगी का उपचार किया। अतः इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अतः इनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस तरह से बात करेंगे। और ये जो टीकाकरण के सिद्धांत की खोज किया था, ये किसके विरुद्ध? तो आप लिखेंगे कि यह खोज
स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध की गई थी। इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। तो ये दो बातें हैं फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी के लिए एंड फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी के लिए। ये चीज भी आपको यहां पर समझते रहना होगा, जानते रहना होगा। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीकाकरण या टीके की बारे में, ठीक है ना। आइए उसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे प्रतिरक्षीकरण की, फिर उसमें आगे हम लोग देखेंगे। अब प्रतिरक्षीकरण या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इस तरह से अब इम्यूनाइजेशन की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर आपको देखना होगा कि क्या कहानी बन रही है, क्या स्टोरी यहां पर डेवलप कर रही है, समझें इसको, है ना। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिरक्षीकरण के बारे में हम लोग देखें। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में किसी घातक एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करवाई जाती है या प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो आप लिखेंगे किसी के शरीर में घातक प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करवाने या उपलब्ध करवाए जाने जाने की प्रक्रिया। ये हो जाएगा प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि ये कितने प्रकार की होती है, तो आप लिखेंगे यहां एक चीज और जोड़ेंगे, कृत्रिम रूप से, ये जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे अब इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, और दूसरा आप देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। जी हाँ, आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे टीके या वैक्सीन की सहायता से शरीर में किसी संभावित प्रतिजन के आक्रमण के विरुद्ध
शरीर में किसी प्रतिजन के संभावित आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करवाया जाना। ये कहलाएगा सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। टीके की सहायता से या वैक्सीन की सहायता से किया जाता है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे किसी घातक प्रतिजन का शरीर में प्रवेश हो जाने पर पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी से युक्त, जी हां, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी से युक्त एंटी टिटेनस सीरम का प्रयोग करके, नहीं, एंटी सीरम का प्रयोग करके प्रतिरक्षा उपलब्ध कराया जाना। करवाया जाना, यह कहलाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। अब सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे, नोट करके यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यह शरीर में धीरे धीरे विकसित होती है तथा लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें नोट करके, तो यह त्वरित रूप से प्रभावी होती है परंतु कम समय तक बनी रहती है। यह त्वरित रूप से प्रभावी होती है परंतु अल्पावधि होती है, अर्थात कुछ समय के पश्चात इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी व्यक्ति को अगर सर्प ने काट लिया तो उसके शरीर में विष को समाप्त करने के लिए, विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद अगर फिर से उसको सर्प काटेगा तो ऐसा नहीं है कि यह प्रतिरक्षा उस समय भी काम करेगी, 1 महीने बाद काम करेगी, 6 महीने बाद काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये प्रतिरक्षा कुछ 3-4 दिन 5 दिन के पश्चात ये शरीर में फिर कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये दोनों तरीके हैं प्रतिरक्षीकरण के, एक तो टीकाकरण के द्वारा और दूसरा तरीका किसके है, इसके द्वारा। क्लियर है ना। तो ठीक है, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग टीकाकरण से संबंधित। ओके,
यहां पर बात करेंगे बच्चों टीकाकरण या वैक्सीनेशन की। जी हाँ, इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी बात टीकाकरण क्या है, तो सीधा आप कहेंगे कि टीके के माध्यम से शरीर में किसी प्रतिजन के संभावित आक्रमण के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरक्षा को विकसित करवाया जाना। शरीर में किसी घातक प्रतिजन के संभावित आक्रमण के विरुद्ध संभावित आक्रमण के विरुद्ध बताइए क्या करवाया जाना, तो आप कहेंगे किसी घातक प्रतिजन के संभावित आक्रमण के विरुद्ध कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा अर्थात आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी विकसित करवाया जाना। ये हो जाएगा टीकाकरण। क्लियर। अब सवाल उठता है कि टीका क्या होता है या वैक्सीन क्या होता है, तो आइए देखते हैं टीका या वैक्सीन। अब टीका या वैक्सीन की बात करेंगे तो यह ऐसे कृत्रिम बनावट हैं जिनमें जीवित एवं निष्क्रिय प्रतिजन या कह लीजिए कि मृत प्रतिजन या प्रतिजन के किसी घटक को या प्रतिजन के निष्क्रिय किए गए विष को उपयोग किया जाता है, जिससे किसी के शरीर में प्रवेश करवाने पर रोग विकसित न हो, लेकिन उसकी प्रतिरक्षा तंत्र उस प्रतिजन के विरुद्ध सक्रिय हो जाए। तो आप लिखेंगे यह ऐसे कृत्रिम बनावट है जिनमें, बोलिए क्या होगा, तो आप कहेंगे जिनमें जीवित व क्षीणीकृत या मृत व निष्क्रिय प्रतिजन या प्रतिजन का घटक या प्रतिजन का निष्क्रिय विष। जी हाँ, निष्क्रिय विष को क्या कहते हैं,
टॉक्सवाइड। उपस्थित होता है तथा इसे शरीर में प्रविष्ट करवाने पर प्रतिरक्षा तंत्र इसके विरुद्ध सक्रिय होता है तथा शरीर में इसके प्रविष्ट करवाने पर प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रतिजन के विरुद्ध सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है। ये कहानी हो जाएगी टीके के संबंध में। अब सवाल उठता है कि आप ध्यान दीजिए कि एक आदर्श टीके के लक्षण, तो आइए देखते हैं। आदर्श टीके के लक्षण, तो सिंपली आप देखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें आप लिखेंगे सस्ता होना चाहिए, और आप देखेंगे प्रभावी होना चाहिए, सहप्रभाव से रहित होना चाहिए, बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। बूस्टर डोज का मतलब होता है टीके की अतिरिक्त खुराक, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे अतिरिक्त खुराकों अर्थात बूस्टर डोजेज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, न हो या कम से कम हो, ये शर्त होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सहप्रभाव से रहित होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और रख रखाव व उपलब्धता आसान होनी चाहिए। तो ये कहानी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के ये कुछ आदर्श टीके के लक्षण हैं। अब टीके के कितने प्रकार हैं उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के लगभग क्लास होने जा रही है, तो फिर वो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक की कहानी है। इसकी आगे की स्टोरी देखने के लिए अगली क्लास में बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।